नमस्कार सभी को। टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको विज्ञान और गणित की नियमित रूप से क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके माध्यम से आपको जो बेहतर से बेहतर कंटेंट हो सकता है वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमारे साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे थे कोशिका वाला चैप्टर। उसमें हमने इससे पहले जो क्लासेस थी उनमें हमने जो जनरल कोशिका की जानकारियां थी और कुछ फैक्ट्स थे उनके बारे में पढ़ा। कल की क्लास में हमने कुछ जंतु और पादप कोशिका के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। और आज जो हमारी क्लास है इसमें अब हम आगे बढ़ते हुए कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य में जो अंग पाए जाते हैं, कोशिकांग जिन्हें बोलते हैं हम, उनके बारे में एक एक के बारे में आज से हम अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना। और इस संरचना के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कोशिका। देखो, कोशिका के को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पाया गया कि इसमें तीन निम्न घटक होते हैं मुख्य रूप से। जो कि सबसे पहला घटक होता है हमारे पास सबसे बाहर की जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति की बात करें तो वो तो केवल पादपों में पाई जाती है, इसलिए मुख्य घटक जो माना गया है कोशिका झिल्ली को, क्योंकि जंतुओं में तो ये होगी होगी, लेकिन पादपों में भी कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, यानी कि ये दोनों में कॉमन होती है। दूसरा है कोशिका द्रव्य। भाई, कोशिका के बाहर की ये कोशिका झिल्ली, ठीक है, सबसे मेन पार्ट। दूसरा मेन पार्ट, इसके अंदर जो पूरा द्रव्य भरा भरा होता है कोशिका का, वो दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर इसके बीच में मध्य में जो केंद्रक पाया जाता है वो। तो तीन मुख्य भाग कोशिका के हम अध्ययन की दृष्टि से मान सकते हैं। बाकी तो इसके अंदर कई कोशिकांग होते हैं छोटे मोटे, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कोशिका की संरचना को हम तीन भाग में विभाजित करते हैं। सबसे पहले उसके बाहर का आवरण, जिसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। उसके बाद अंदर आता है उसका कोशिका द्रव्य, जो द्रव भरा होता है कोशिका में, वो आता है हमारे पास कोशिका द्रव्य। और सबसे मध्य में जो आता है केंद्रक। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अपने कोशिका झिल्ली की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण है। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य एक ही बात है। जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य एक ही बात है। सबसे बाहरी आवरण जो कि सजीव आवरण है, सजीव आवरण है। कोशिका झिल्ली सजीव आवरण है। और कोशिका भित्ति जो है मृत कोशिकाओं की होती थी, इसलिए उसको मृत आवरण कहा जाता है। जबकि कोशिका झिल्ली जो है सजीव आवरण है, कोशिका को बाहरी वातावरण से पृथक करता है। यानी कि जो कोशिका को बाहरी वातावरण से पृथक करने का कार्य जो करता है वो करती है हमारे पास कोशिका झिल्ली। यह एक दोहरा आवरण है। कैसा आवरण है? दोहरा आवरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका झिल्ली दोहरी आवरण है। बनी किससे होती है? ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड के अणुओं से बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी संरचना को लेकर कई सिद्धांत दिए गए, उसमें इनकी संरचना को समझाया गया। केवल कोशिका झिल्ली के ऊपर कई सिद्धांत आ जाते हैं। इन्होंने कई वैज्ञानिकों ने यह बताने का प्रयास किया कि किस किस की बनी होती है, क्या इसका संगठन होता है, किसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की बनी होती है, जिसकी मोटाई जो है, इसकी जो ये दोहरी परत होती है ऐसे, और इसकी मोटाई जो है, ये मोटाई जो है, इसकी ये मोटाई जो है ये होती है 75 से 105 एंगस्ट्रॉम। 75 से 105 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है? ये मोटाई मापने की एक यूनिट होती है। यानी कि एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। यानी इतनी पतली ये होती है। क्योंकि कोशिका एक सूक्ष्मतम संरचना है और उसकी भी कोशिका झिल्ली, तो आप मान सकते हो ये एक इकाई होती है। जैसे अपने पास मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, इसीलिए एक छोटी इकाई होती है 75 से 105 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, इसको इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम।
अब इसके कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में, सबसे बाहरी आवरण होता है, दो परतों का बना होता है। परतें जो होती है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी परतों का बना होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके कार्य। जंतु कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, आकृति प्रदान करती है। भाई कोशिका को आकार आकृति में रखने का, उसको शेप में बनाए रखने का कार्य जो करती है, वो हमारे पास जंतु कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। कौन करती है? कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। भाई जीव द्रव्य जो भरा होता है कोशिका में, उसको पैक रखने का कार्य, उसको सुरक्षित रखने का कार्य कौन करती है? कोशिका झिल्ली। इसके बाद अगला कार्य आता है, कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। ये क्या होता है? जैसे हमारे पास कोशिका झिल्ली है, ये पूरी कोशिका है और ये इसका केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है। अब यहाँ ये जो बाहर का वातावरण है इसका, यहाँ से मान लो कोई पदार्थ अंदर आना चाहता है, कोई पदार्थ अंदर आता है कोशिका के, तो वो किससे उसे होकर गुजरेगा? इस कोशिका झिल्ली से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। और अंदर से कोई पदार्थ बाहर जाता है तो भी उसे इस कोशिका झिल्ली से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि यह इन पदार्थों के आने और जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। चयनात्मक क्या क्यों? कि यह इनका नियंत्रण करती है कि कौन सा पदार्थ तो अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर आएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी उपयोगी पदार्थ बाहर आ जाए, ये डिसाइड करती है कोशिका झिल्ली। कौन डिसाइड करती है? कोशिका झिल्ली। कि कौन सा पदार्थ बाहर से अंदर लाना है जिसकी कोशिका को जरूरत है, और जिसकी कोशिका को जरूरत नहीं है, अपशिष्ट है या कोई और पदार्थ है जो कि जिसका की कोशिका से बाहर निकलना आवश्यक है, उसको बाहर निकालने का कार्य जो करती है वो किसको, उसका नियंत्रण कौन करती है? कोशिका झिल्ली। इसलिए इसको कहते हैं चयनात्मक, यानी कि चयन करती है कि किसको बाहर जाना है, किसको अंदर आना है। इसका चयन कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। इसलिए इसको चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। एक नोट आता है हमारे पास, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर चारों तरफ क्या पाई जाती है? कलम ने अंतर पढ़े थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो हम मुख्य अंतर यही था सबसे पहला, कि जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, जबकि पादप कोशिका में सबसे बाहर मृत कोशिकाओं की बनी हुई एक मृत परत होती है, वो होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। पाई जाती है जो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज। कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, कोशिका झिल्ली तो हमने पढ़ ली। कोशिका झिल्ली सबसे बाहर होती है, जीवित आवरण होता है, सजीव आवरण होता है, और इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 से 105 एंगस्ट्रॉम, और ये चयनात्मक पारगम्य कहलाती है। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कोशिका भित्ति की, नोट लगाकर, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में तो ये उपस्थित होती नहीं है। अब कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल जिसे बोलते हैं, वो किस किस से बनी होती है? किस किस से बनी होती है भाई? कोशिका झिल्ली तो बनी होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। अब कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, वो बनी होती है सेलुलोज हेमिसेलुलोज। सेलुलोज हेमिसेलुलोज पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। सेलुलोज हेमिसेलुलोज पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कि ये जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। तो ये थी हमारी कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम चलते हैं कोशिका झिल्ली से, हमारा दूसरा पार्ट था कोशिका की संरचना के अंतर्गत कोशिका द्रव्य। अब ये बड़ा पार्ट है क्योंकि कोशिका द्रव्य में कई कोशिकांग आएंगे, इसलिए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य, भाई कोशिका द्रव्य होता कहाँ है? ये कोशिका झिल्ली सबसे बाहर की, और ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका झिल्ली होगी, और इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक पूरे में जो ये द्रव भरा है, ये कोशिका द्रव्य है। ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। और इसके अंदर कई कोशिकांग पाए जाएंगे, वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। वो भी किसी में आएंगे? कोशिका द्रव्य में, इसी में वो तैरते रहते हैं इनको। इसलिए कोशिका द्रव्य के अंतर्गत इन कोशिकांगों को, जो केंद्रक के तो बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर इस स्थान पर पाए जाते हैं, उनको हम इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में कई सजीव संरचनाएं, कोशिकांग जिन्हें बोलते हैं, कोशिकांग, ये जो कोशिकांग है, तथा निर्जीव संरचनाएं, कुछ निर्जीव वस्तु संरचनाएं भी पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं। अब वो कोशिकांग मुख्य रूप से कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद आता है लवक,
उसके बाद आता है अंतःप्रदवी जालिका। साथियों आपको याद होगा जब हमने चित्र के माध्यम से कोशिका को समझा था, पादप और जंतु कोशिका दोनों के चित्र हमने देखे थे, तब उनमें ये संरचनाएं आई थी। जब चित्र को नामांकित कर रखा था वहां पर इनके नाम लिखे हुए थे, इन्हीं को हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, अंतःप्रदवी जालिका है, लाइसोसोम है, तारक काई है, राइबोसोम है, रिक्तिका है और गोल्जी काई है। तो इनके बारे में अब हम आगे एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले जो आता है हमारे पास वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको पहले बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारी कोशिका में बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। क्योंकि ये क्या करता है, ये करता है, सबसे पहले हम इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी खोज अल्टमान ने की गई, ये वैज्ञानिक का नाम है, और इसका जो नामकरण किया था वो किया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। खोज अल्टमान ने, नामकरण बेंडा ने। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कोशिका का शक्ति ग्रह, मैं पहले भी बता चुका हूं ये बात कल की क्लास में, कि इसको पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि कोशिका के लिए आवश्यक शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हमारे जो श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन से हमारे जो हम भोजन करते हैं उसका, उसके उसमें उससे एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में? ऊर्जा की इकाई क्या है? एटीपी। एटीपी होती है हमारे शरीर में ऊर्जा की इकाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं। ये क्या है? ऊर्जा की यूनिट है एक, ऊर्जा की क्या है? यूनिट, यूनिट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, इसके रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा जो निकलती है, जैसे बिजली बनती है किलोवाट में, मेगावाट में, वाट के रूप में बिजली बनती है, ऐसे ही हमारे शरीर की जो बिजली है वो ये एटीपी है। यानी कि, और ये बनती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इस चित्र को हम देखेंगे डिटेल से। इसके चारों तरफ यहाँ पर एक और दो, दो झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली चिकनी एवं समतल होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली, देखो बाहरी झिल्ली तो ये होती है बिल्कुल, और जो आंतरिक ये झिल्ली दिख रही है ये आपको अंदर वलन के रूप में कहीं कहीं जगह से मुड़ी हुई होती है, कई जगह से मुड़ी हुई होती है इस प्रकार से। तो आंतरिक झिल्ली पर अंदर की ओर अंगुली के नुमा, ये अंगुली नुमा प्रवर्ध, अंगुली को नुमा वलन पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये जो वलन है ये कहलाते हैं क्रिस्टी। इस क्रिस्टी पर अनेक सवृंत कण पाए जाते हैं। सवृंत कण पाए जाते हैं, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर ऐसे कण पाए जाएंगे। इनको कहते हैं हम ऑक्सीसोम। इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। क्रिस्टी के मध्य भाग को आधात्री, इसका जो मध्य भाग है माइटोकॉन्ड्रिया का मध्य भाग, ये कहलाता है आधात्री या मैट्रिक्स। इसे श्वसन का केंद्र भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र भी कहते हैं, क्योंकि श्वसन के माध्यम से हमारे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन जाती है। वहां पर ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन जाकर हमारे भोजन का ऑक्सीकरण करती है और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है एटीपी। इसलिए इसको श्वसन के केंद्र या श्वसन का केंद्र भी, कोशिका में श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक बार ये चित्र हम ध्यान से देख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम करके। ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। इसके जो नाम लिखे हुए हैं ये तो आपको शायद स्पष्ट ना दिखे, लेकिन चित्र देख लो। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है, यह है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो सबसे बाहरी झिल्ली पाई जाती है, ये बाहरी झिल्ली, और जो अंदर वाली झिल्ली है वो इस प्रकार से हमारे पास इसमें पाए जाते हैं।
कई वलन पाए जाते हैं, अंदर से मुड़ी हुई होती है, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। और इन्हीं पर सवृंत कण, जैसे ऐसे ये कोई कण है और इसका व्रंत यानी डंठल लगा होता है जिसको बोलते हैं सवृंत कण। इस प्रकार से इस पर कण लगे होते हैं जिनको कहते हैं हम ऑक्सीसोम। इनको कहते हैं हम ऑक्सीसोम। ये आंतरिक झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली, ये ऑक्सीसोम, ये क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है कोशिका के अंदर। वैसे तो डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो होता है, जो कि आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो पाया जाता है केंद्रक में। लेकिन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है? श्वम का डीएनए पाया जाता है। श्वम का डीएनए पाया जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि श्वम का डीएनए है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। ये इसमें डीएनए पाया जाता है। यह है हमारे पास डीएनए। ये होते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। माइटोकॉन्ड्रिया, श्वसन का केंद्र, सब पढ़ लिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला जो कोशिकांग हमारे पास आता है वो आता है हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया की हमने संरचना देख ली, उसके बारे में मेन जो मुख्य बिंदु थे वो हमने पढ़ लिए। अगले लवक किसको कहते हैं? लवक या प्लास्टिड। यह पादप कोशिका में लवक, कल हमने जब अंतर पढ़े थे उनमें भी लिखा था कि केवल पादप कोशिका में लवक पाए जाएंगे। लवक या लवक के अंतर्गत आता है हरित लवक। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। यह पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और किसका केंद्र होते हैं? प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक आवश्यक है। वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास हरित लवक। पहला होता है हरित लवक। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें Mg धातु, मैग्नीशियम धातु, इसमें मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। हरित लवक में जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है मैग्नीशियम। और ये क्यों होती है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। हरित लवक का काम पादपों में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण करना, और प्रकाश संश्लेषण में सहायक धातु होगी मैग्नीशियम। इसलिए हरित लवक में मैग्नीशियम पाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यह भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली पाई जाती थी और इसमें भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। बाहरी झिल्ली और अंतः झिल्ली कहते हैं। अंतः झिल्ली से घिरे हुए स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। सबसे बाहर की झिल्ली, ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ये आंतरिक झिल्ली होती है। और इसके जो देखो, सबसे बाहरी झिल्ली और सबसे आंतरिक झिल्ली, और इसके अंदर अब कुछ चकते नुमा बाहर इस प्रकार से कुछ संरचनाएं आपको दिख रही है। ये संरचनाएं जो हैं, एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है और इनको कहते हैं हम थाइलेकोइड्स। तस्तरी नुमा थाइलेकोइड्स को ग्रेना और दो ग्रेना को जोड़ने वाली संरचना को इंटरग्रेनम कहते हैं। इनको कहते हैं इस प्रकार से, ये चकती तस्तरी नुमा एक के ऊपर एक इस प्रकार से जुड़ी होती है। और इनके बीच की जो ये जोड़ने वाली एक वलय होती है, एक रिंग सी होती है। यहाँ पर ये देखो आप, ये दो सिक्कों के ढेर की तरह दिख रही है और इनके बीच में इनको जोड़ने वाले
एक वलय है, उसको कहते हैं इंटरग्रेनम। और इनको क्या कहते हैं, एक एक जो ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं इनको ग्रेना, और इनको जो पूरी संरचना है इसको कहते हैं हम थाइलेकोइड, इनको कहते हैं थाइलेकोइड। भाई ये पूरी जो ढेर है ये थाइलेकोइड, इसमें एक एक ये जमे हुए हैं ये ग्रेना, और उनके बीच में जो जोड़ने का कार्य कर रही है वो इंटरग्रेनम है। एक नोट है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। स्ट्रोमा क्या है, अंतर झिल्ली से घिरे हुए स्थान। भाई ये आंतरिक झिल्ली है और इसके अंदर ये जो स्थान है ये कहलाता है स्ट्रोमा, ये कहलाता है स्ट्रोमा, या हिंदी में कहे तो पीठिका। अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। एक होती है हमारे पास प्रकाशिक और एक अप्रकाशिक। प्रकाशिक होती है प्रकाश की उपस्थिति में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और अप्रकाशिक होती है प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो तो होती है हमारे ग्रेना, जो हमने पढ़े थे ये तस्तरी नुमा संरचना ग्रेना, इसमें तो होती है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। और जो अप्रकाशिक होती है वो संपन्न होती है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में हरित लवक का जो ये भाग है, ये अंदर की झिल्ली के भी अंदर का भाग है, यह होता है स्ट्रोमा, और इसमें संपन्न होती है हमारी अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में, और स्ट्रोमा में होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़ा सबसे पहले कोशिका की संरचना, उसको हम तीन भागों में बांट लेते हैं। अध्ययन की दृष्टि से सबसे बाहर की परत कोशिका झिल्ली, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। कोशिका के अंदर होता है कोशिका द्रव्य, झिल्ली के अंदर और केंद्र के बीच में कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में कई कोशिकांग पाए जाते हैं, उनमें हमने सबसे पहले लिया माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में हमने पढ़ा हरित लवक। दो कोशिकांग हमने पढ़ लिए हैं, दोनों ही कोशिकांग दोहरी झिल्ली वाले हैं और महत्वपूर्ण कोशिकांग है। साथियों इसी प्रकार से हम एक एक कोशिकांग को लेते हुए उसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और आपसे निवेदन रहेगा आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों के साथ, जो तैयारी करने में लगे हुए हैं उनके साथ इस क्लास को भेजें, ताकि उन्हें भी इस कंटेंट का फायदा मिल सके। और आप हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे टॉपर्स टेस्ट, तो वहां पर आपको टॉपर्स टेस्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। काफी लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, लगभग 22-23 हजार लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए, वहां पर आपको क्वालिटी कंटेंट और इस क्लास की PDF, क्लास का आपको सूचना, समय और भी महत्वपूर्ण जानकारियां वहां पर मिलती रहेगी। साथियों आज के लिए हम इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।